Hello friends, in this video we will solve an exercise of animal classification. In this video I will cover the hard half of the exercise and in next video we will see the remaining questions. Now the first question that are asked in your use your brain power is, why is earthworm called as friend of farmer? earthworm को हम लोग फार्मर का फ्रेंड क्यों कहते हैं? तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, अर्थवर्म जो होता है वो हमेशा सॉइल में प्रेजेंट होता है और जब मॉइस्ट सीज़न है, मीन्स रेनी सीज़न छोड़कर जब ज़मीन अंदर से मॉइस्ट होती है उस कंडीशन में ये ज़मीन के अंदर रहता है और जब मूवमेंट अब अर्थवर्म कर रहा है व्हेन इट विल डू द लोकोमोशन, एट दैट टाइम जो अंदर की ज़मीन होती है वो लूज़ होते जाती है. ओके, और उस लूज़ होने की वजह से वो जो एयर है, एयर मैक्सिमम पोर्शन तक अंदर जा सकती है. ओके, दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थवर्म दैट सॉइल विल गेट्स एयरेटेड. देन ये जो अर्थवर्म होते हैं वो फीड जब करते हैं, उनका फूड जो होता है वो कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ बैटरीज हैं, मीन्स जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करना है, ऐसे कुछ मटेरियल हैं. ये मटेरियल वो एज अ फूड करके यूटिलाइज करते हैं और इसीलिए जो वेस्ट मटेरियल है दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय दिस अर्थवर्म. उसी के साथ साथ कुछ जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उस ऑर्गेनिक मटेरियल को भी डिकम्पोज करने का काम ये अर्थवर्म करते हैं. अलॉन्ग विद दैट जो एक्सक्रीटा होता है अर्थवर्म का, दैट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ गुड फर्टिलाइज़र. और इसी की वजह से अगर अर्थवर्म जो है वो ज़मीन को मोर फर्टाइल करने के लिए यूज़फुल होता है, दैट्स वाई इस अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ द फार्मर कहा गया है. और अगर हम लोग एडवांस एग्रीकल्चर में अगर देखते हैं तो वहाँ पर ये जो अर्थवर्म होते हैं तो उसको भी अर्थवर्म फर्टिलाइजर्स करके यूज़ किया जाता है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. देन सेकेंड क्वेश्चन इज, इन वॉट वे द लीच इज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट. अब हमें पता है ये जो लीच होती हैं, ये लीच क्या करती हैं, इट विल सक द ब्लड को वो अपने अंदर से खींच लेती है और ये खुद एक एक्टोपैरासाइट है. तो आयुर्वेदा में क्या होता था, इम्प्योर ब्लड अगर कहीं पर है या सपोज कहीं पर ब्लड में टॉक्सिन्स गए हुए हैं या ब्लड में कुछ क्लॉट्स हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए ये लीच जो है वो प्रीरियर पीरियड्स में यूज़ होती थी. तो ऐसा जो ब्लड है जो इम्प्योर है या फिर जिसमें क्लॉट्स हैं, तो लीच उसको सक करती थी और कुछ समय बाद पेशेंट को रिलीफ हो जाता था. वैसे ही जो लीच बॉडी होती है तो उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हिरिडिन. तो ये जो हिरिडिन है इट प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, और जब ब्लड क्लॉटिंग इसमें से होता है इट सकअप्स द ब्लड. दिस हिरिडिन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पजेस. ये जो हिरिडिन है उसको भी हम लोग मेडिकल पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं या उसका मेडिकल इम्पोर्टेंस यहाँ पर होता है. देन व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स एंड हार्म अकर टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें हमें पता है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द नॉन क्वाड्रेट्स. बहुत सारे जो हमारे इसमें इंसेक्ट्स है या एनिमल्स है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं. तो ऐसे फाइलम आर्थ्रोपोडा में कुछ एनिमल्स है जैसे सिल्कवर्म है, इनसे लाक इंसेक्ट्स है, हनी बीज है. इससे क्या होता है, हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं विच आर वैल्यूएबल. जैसे सिल्कवर्म से सिल्क मिलता है, लाक इंसेक्ट जो होता है उससे हमें लाक मिलता है, हनी बीज से हमें हनी मिलता है. तो ऐसे जो कैश प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिसको हम लोग कैश प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें इस इंसेक्ट्स की वजह से या आर्थ्रोपोड्स की वजह से हमें यहाँ पर मिलते हैं. द कल्चर एक्सपेरिमेंट्स आर डन ऑन दिस इंसेक्ट ऑन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेज. इसलिए उनका कल्चर करके हम लोग उसमें से लार्ज प्रोडक्शन निकाल सकते हैं. देन जो बटरफ्लाइज होते हैं, दैट बटरफ्लाइज डू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. एक फ्लावर से वो दूसरे फ्लावर पर जाएंगे तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के वो एक से लेकर दूसरे तक जाकर वहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है
एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग अ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द प्लांट्स। उसी की वजह से जो लेडी बग बेटल होता है, लेडी बग बेटल इंसेक्ट जो है, इट इज़ एक्ट एज अ नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। ओके, और जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं इनको ये अट्रैक्ट करता है और फिर उसको मीन्स इसलिए हमने उसको बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कहा हुआ है। अब जैसे इसके बेनिफिट्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली इसके कुछ हार्म्स भी हैं। जैसे मॉस्किटो, बेड बग्स, लाइस, ये सभी क्या है, दीज आर द ब्लड सकिंग पैरासाइट्स, और उन्हीं की वजह से डिफरेंट डिजीजेस भी होते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, फिलेरिया, ये सब जो क्या है, ये सब डिजीजेस जो होते हैं, दीज आर स्प्रेड बिकॉज ऑफ द मस्किटो। देन सम बाइटिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं दे विल कॉज अ वुंड एंड सम काइंड ऑफ एलर्जीज भी उसकी वजह से होती हैं। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं आर्थ्रोपोडा के जो ग्रेन्स और क्रॉप्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उससे जो फार्मर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चिटिन। अब चिटिन क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, एक टाइप का ये पॉलीसैकेराइड है जिसका फार्मूला है C8H13O5N। ठीक है, इसके ऐसे मोनोमर्स की लॉन्ग चेन यहाँ पर बनी हुई होती है जिससे हम लोग कहते हैं चिटिन। अब ये जो पॉलीमर है दैट इज़ द एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ये डेरिवेटिव है। अब इससे जो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल होता है फंगाई में, इसका जो एक्सोस्केलेटन्स बना हुआ है आर्थ्रोपोड्स में, जैसे हम लोग कॉकरोच पर देखते हैं तो कॉकरोच पर हमें एक ऐसा आउटर कवरिंग दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। और ऐसे जो कुछ भी क्रस्टेंसेस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन पे हमें यहाँ पर ये चिटिन दिखता है। इट मेनी मेडिसिन्स चिटिन इज़ यूज्ड। बहुत सारे मेडिसिन में, क्योंकि ये ग्लूकोज वाला प्रोडक्ट है, ग्लूकोज वाला पॉलीसैकेराइड है एंड इट विल फॉर्म्स अ हार्ड कवरिंग, तो इसीलिए उसे मेडिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में एंड बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में भी ये चिटिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। Then which are the animals from phylum Arthropoda? Those have shortest and longest lifespan. तो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन वाला हमारा है मे फ्लाई, जिसका लाइफ स्पैन होता है 24 आवर्स। और लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन वाला है लोबस्टर, दैट इज़ होमेरस अमेरिकैनस, जिसका लाइफ टाइम होता है, लाइफ साइकिल स्पैन होता है अबाउट 100 ईयर्स। Then why has it been said that only insects directly compete with humans for food? Humans के साथ ही यहाँ पर ये फूड पर क्यों अटैक करता है, क्यों ये यहाँ पर जैसे किस तरीके से compete करता है, ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं, मीन्स जब पूरे खेत में हरियाली होती है या क्रॉप्स जहाँ पर पूरे ग्रो हुए होते हैं, तो उस समय पे ये जो पूरे इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में जाकर उस क्रॉप्स पर अटैक करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो अटैक होता है, जिसको हम लोग टोल बोलते हैं, कीटकों की टोल, वो आकर जो पूरा हार्वेस्टिंग क्रॉप है उसको वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बहुत कम टाइम में ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पूरा फील्ड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसी तरीके से कुछ आंट से, वीविल से, बेटल से, ये सब ये काम करते हैं। और इसीलिए कहा है कि वी कैन से दैट ओनली इंसेक्ट्स कम्पीट्स विद द ह्यूमंस फॉर फूड। बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा यहाँ पर उनका नुकसान, ह्यूमन बीइंग का ज़्यादा नुकसान वो एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। बट ये जो इंसेक्ट्स हैं, दीज इंसेक्ट्स विल गेट्स वेरी हार्म टू द ह्यूमन। Then Balanoglossus is a connecting link between non-chordates and chordates. Give reason. जो Balanoglossus होता है उसको हम लोग chordates और non-chordates के बीच की लिंक कहते हैं। क्यों? तो ये जो Balanoglossus है, ये Balanoglossus chordates एंड non-chordates दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। किस तरीके से?
तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि हमने किस बेसिस पर क्वाड्रेट्स और नॉन क्वाड्रेट्स को डिफ्रेंशिएट किया है, विद द हेल्प ऑफ नोटोकॉर्ड. अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है देन दिस इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेट्स, और अगर नोटोकॉर्ड अब्सेंट है देन इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन क्वाड्रेट्स. तो ये जो बायोनोग्लोसस है दैट इंक्लूड्स इनटू द सब किंगडम नॉन क्वाड्रेट्स, बट उसमें ये नोटोकॉर्ड होता है. ओके, बाकी के जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स वो किसके शो करता है, नॉन क्वाड्रेट्स के शो करता है, बट उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. इसीलिए हम लोग उसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्वाड्रेट्स एंड नॉन क्वाड्रेट्स ऐसा कहते हैं. Then our body irritates if it comes in contact with jellyfish. जेलीफिश जो हैं, अगर जो सिलेंट्रेटा में हमारे इसमें आता है, तो ये जेलीफिश जो है ये अगर हमारे बॉडी को टच हो जाए तो हमारे बॉडी को इरिटेशन होता है. क्यों? तो ये क्या होता है, जनरली अगर हम लोग हाइड्रा या जेलीफिश अगर देखते हैं, दिस एनिमल्स इंक्लूड इन द फाइलम सिलेंट्रेटा, तो उनके इसमें क्या होता है, उनको टेंटाकल्स होते हैं, और ये टेंटाकल्स के साथ साथ उनमें टेंटाकल्स में उनके स्नीडोब्लास्ट भी होते हैं. तो ये टेंटाकल्स या स्नीडोब्लास्ट क्या करते हैं, दीज स्नीडोब्लास्ट इट कंटेन्स द टॉक्सिन्स. इसमें टॉक्सिन होता है जिससे उनका जो प्रे होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है. ओके, जैसे वो उसे काटेगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा. उसी तरीके से जब ये जेलीफिश हमारे कॉन्टैक्ट्स में आती हैं तो ये जो स्नीडोब्लास्ट में जो टॉक्सिन्स है दैट विल कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अवर स्किन, बट हमारी बॉडी उससे पूरी पैरालाइज नहीं होती क्योंकि टॉक्सिन का अमाउंट जो होता है दैट इज़ वेरी लेस. बट जो जहाँ पर इसने डंक मारा हुआ है जेलीफिश ने, वहाँ पर हमारे इसमें इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है. मीन्स जहाँ पर कॉन्टैक्ट में आएगी वहाँ पर ये अपना टॉक्सिन रिलीज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन our body gets irritated. Then to which phylum does cockroach belongs? Justify your answer with scientific reason. हमें यहाँ पर बताना है कि जो कॉकरोच होता है वो कौन से फाइलम में आता है, और अगर आपने उस फाइलम में उसे डाला हुआ है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो कॉकरोच जो होता है दैट कॉकरोच इज बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा. The specific reason, scientific reason for placing the cockroach in phylum Arthropoda क्या होता है, the body is covered by the chitinous skeleton. उसके ऊपर हमें एक ऐसे हार्ड कवरिंग दिखता है, हार्ड शेल जैसा कवरिंग दिखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चिटिनस एक्सोस्केलेटन. देन जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, उसको हमें पैर दिखते हैं कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हमें दिखते हैं वहाँ पर, और 2 पेयर्स के हमें उस पर मेम्ब्रेनस विंग्स दिखते हैं जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इस आर्थ्रोपोड्स का. देन बॉडी इज इकेलियोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड. बॉडी उनकी कैसे होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, इकेलियोमेटिक होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, और सेगमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं. एंड रेस्पिरेशन वो करते हैं स्पिरैकल्स एंड ट्रकियल ट्यूब से उनका रेस्पिरेशन होता है. इन्हीं रीजन्स की वजह से ये जो कॉकरोच है उसको हमने आर्थ्रोपोडा क्लास में एंटर किया हुआ है. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइलम प्लैटिलीमेंथिस एंड फाइलम एस्किलीमेंथिस. अब प्लैटिलीमेंथिस में कौन से आते हैं, इट इंक्लूड्स द फ्लैट वर्म, मीन्स बॉडी लॉन्ग रहेगी रिबन शेप में, बट वो वहाँ पर चपटी होती हैं, वो राउंडेड नहीं रहती हैं. और जिसमें हम लोग देखते हैं एस्किलीमेंथिस, उसको हम लोग राउंड वर्म कहते हैं, जिसमें लॉन्ग थ्रेड लाइक बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, और वो ऐसे फुगरी ट्यूब जैसी रहती हैं. अब ये जो प्लैटिलीमेंथिस है दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड अकैलियोमेट, बट एस्किलीमेंथिस है दैट इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोकैलियोमेट, मीन्स उसमें कैविटीज़ प्रेजेंट होगी बट एक्चुअली हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. देन मोस्ट ऑफ देम एज hermaphrodite और bisexual, having both मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द सेम बॉडी. ठीक है,
बट वही अगर हम लोग एस्केलेमेंथिस देखते हैं तो वो यूनिसेक्सुअल हैं. इन दिस मेल एंड फीमेल बॉडीज आर डिफरेंट. एग्जाम्पल्स प्लानेरिया, लीवर फ्लू, टैपवर्म एक्सेट्रा. और इधर एस्केलेमेंथिस के एस्करीज जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टिनल वर्म्स, देन फैलेरियल वर्म्स, लोवा दैट इज आईवर्म एक्सेट्रा. This is the difference between the phylum Platyhelminthes and Aschelominthes. Then what are the exact difference between grade of organization and symmetry? Grade of organization से और symmetry से हम लोग किस तरीके से differentiate कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है. तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जब हम लोग grade of organization देखते हैं तो उस grade of organization में उसका body फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, किस टाइप के सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन्स हैं, ये सब उसमें इंक्लूड हुए हैं. इसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं इन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. और उसी की तरह से हमने उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. जैसे फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड. यहाँ पर जो बॉडी के पूरे फंक्शंस हैं, ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म से ही वो दिखते, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सिंपल एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट होता है. तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिखता है. देन सेलुलर ग्रेड में, अब सेलुलर ग्रेड में क्या हो रहा है, सिर्फ सेल जो होती हैं दे विल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. ठीक है, यहाँ पर टिश्यूज़ नहीं हैं. ठीक है, हमें पता है जैसे सेल कंबाइन होते हैं टिश्यू फॉर्म होते हैं, टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन फॉर्म होते हैं, ऑर्गन हो गए कंबाइन तो सिस्टम फॉर्म होती है. इस तरीके से हमारी बॉडी बनी हुई रहती है. तो सेम वैसे ही सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ टिश्यूज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं पूरा बॉडी फंक्शन. उसका एग्जांपल अगर देना है तो फाइलम पोरीफेरा में जो भी एनिमल्स आते हैं ऑल दैट आर इंक्लूडेड इनटू द सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. देन सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब क्या हुआ है, यहाँ पर सेल्स के पूरे टिश्यूज़ हो गए, सेल कंबाइन होकर टिश्यूज़ फॉर्म हो गए जो पूरा फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करते हैं. तो ऐसे जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. और फाइलम सिलेंटरेटा एंड स्निडेरिया और स्निडेरिया, इसमें हमें ये सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिखता है. देन टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू कंबाइन होने के बाद उससे क्या बन गए, ऑर्गन्स बन गए. और इस ऑर्गन्स की वजह से फिर हमें उसमें अलग अलग मीन्स बॉडी फंक्शंस पूरे ऑर्गन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं. जैसे एग्जांपल इसका दिया है फ्लैटवर्म. देन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन उस पूरे बॉडी में आए. जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो हमारे इसमें अलग अलग ऑर्गन्स हमें दिखते हैं जो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो ऐसे जो होते हैं दैट इज़ द ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. देन सिमेट्री. सिमेट्री के 3 टाइप्स हमें मालूम हैं. एक तो असिमेट्रिकल बॉडी मीन्स जिसमें कुछ भी से आप करो तो अलग अलग 2 डिफरेंट सेम पार्ट्स में उसे डिफ्रेंशिएट हम लोग नहीं कर पाते हैं. देन रेडियल सिमेट्री, एन इमेजिनरी कट पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस इन एनी प्लेन ऑफ द बॉडी. ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में हमें उसे डिवाइड करने के लिए सेंट्रल एक्सिस से वो इमेजिनरी लाइन हमें पास करनी होती है और फिर उसके 2 इक्वल पार्ट्स हमें मिलते हैं. जैसे एग्जांपल हो गया स्टारफिश एंड अदर इकाइनोडर्म्स. देन बायलैटरल सिमेट्री, ओनली वन इमेजिनरी एक्सिस इज पासिंग थ्रू द बॉडी. एक ही ऐसा एक्सिस होगा कि जो हम लोग पास कर रहे हैं तो उससे बॉडी के 2 इक्वल पार्ट्स बन सकते हैं. अगर आपने उसी एक्सिस में से उसे पास नहीं किया तो बॉडी के 2 इक्वल पार्ट्स इसमें नहीं बनते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द बायलैटरल सिमेट्री. देन राइट 4 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकिनोडर्मेटा. यहाँ पर आपको 4 उसके डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स लिखने हैं. यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइलम के पूछे हुए हैं बट इसके जैसे आपको बाकी के जो 9 फाइलम्स हैं उसके बारे में भी पूछ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसे याद करके रखना है. तो यहाँ पर इकिनोडर्मेटा के क्या दिए हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं दीज आर द मरीन एनिमल्स एंड मेड अप ऑफ
कैल्केरस स्पाइंस। अब कैल्केरियस मटेरियल जो होता है इसीलिए हमने उसको इकेनोडर्माटा में किया हुआ है, और ये जो होते हैं वो सेडिमेंटरी ये होते हैं, मीन्स रॉक को अटैच होते हैं, और कुछ जो होते हैं दीज आर फ्री लिविंग। इनकी बॉडी जो होती है दैट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ईकेलियोमेट एंड रेडिली सिमेट्रिकल व्हेन एडल्ट। बट जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं एट दैट टाइम दे विल शोज अ बायलैटरल सिमेट्री। इट लोकोमोट्स विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट which are also useful for capturing the prey. The echinoderms have regeneration capacity, hence they can restore their lost part. अगर हम लोग उसका एक पार्ट कट कर देते हैं तो फिर से वो पार्ट यहाँ पर रीजनरेट होकर उनकी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द इकेनोडर्मेटास आर यूनिसेक्सुअल, एक ही ऑर्गन उसमें प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो फिर स्टारफिश है, सी यूरिचेन है, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर एक्सेट्रा, ये सभी उसके एग्जाम्पल्स हैं। देन राइट द कैरेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन चार्ट। आपके जो एक्सरसाइज हैं उसमें ये आपको क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पर 8 to 10 अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसका क्लासिफिकेशन आपको दिया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन आपको लिख कर दिए हैं, बट बाकी के जो है वो आपको खुद को होकर कंप्लीट करने हैं। जैसे फर्स्ट मैंने लिया हुआ है बाथ स्पंज। अब हमें इसके क्लासिफिकेशन भी देना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसका किंगडम। किंगडम है हमारा एनिमैलिया। देन सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, उसका फाइलम पॉरीफेरा। स्पंज बाथ स्पंज किस में आता है? पॉरीफेरा में आता है। अब ये जो बाथ स्पंज उसका अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक देखना है तो ये हमें मरीन एटमॉस्फेयर में मिलता है, मीन्स सी में मिलता है। उसका कलर ब्लैकिश कलर होता है, राउंडेड शेप होता है, और उसकी फुल्ली बॉडी जो होती है वो पोरस होती है। ठीक है, अब पोरस होने की वजह से जैसे हमने देखा था उसके ओकेटा और ओकेन ओकेसिस होते हैं जो वाटर इनटेक और वाटर आउटलेट के लिए उसको यूज़फुल होते हैं। ये जो होते हैं वो पत्थर को चिपक कर रहते हैं सेडिमेंट्री एनिमल से, और उसके सबस्ट्रेटम में जो होता है वो एक्वेटिक है। स्मॉल इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं, वाटर में ही रहते हैं, वाटर टेक इन करेंगे थ्रू ऑस्ट्रिया एंड टेकन आउट थ्रू द ऑस्किला, एंड रिप्रोडक्शन इज बाय बडिंग। ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनिमम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जेलीफिश। जेलीफिश का किंगडम फिर से आएगा एनिमैलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम सिलेंडरेटा, और उसी को हम लोग बोलते हैं स्निडेरिया। अब ये जो जेलीफिश है उसका शेप जो होता है दैट इज़ लाइक अ अम्ब्रेला। यहाँ पर 2 टाइप्स के शेप के एनिमल्स हमें मिलते हैं। जैसे हाइड्रा अगर हम लोग देखते हैं तो वो सिलेंड्रिकल होता है, और जेलीफिश अगर हम लोग देखते हैं तो वो हमारे इसमें यहाँ पर हमें अम्ब्रेला शेप में मिलता है। अगर सिलेंड्रिकल है शेप तो उसको आपको लिखना है फिलायो, और अगर अम्ब्रेला शेप के तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडूसा। तो ये जो जेलीफिश है उसका शेप अम्ब्रेला लाइक होता है, दैट्स वाई इसमें को हम लोग बोलते हैं मेडुला। देन बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। रेडियली सिमेट्रिकल है और डिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स यहाँ पर सिर्फ एकोमेट एंड एंडोमेट ऐसे 2 ही पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। मीजोमेट इसमें हमें नहीं दिखता है। दे हैव टेंटाकल्स, जैसे हाइड्रा को वैसे इस जेलीफिश को भी टेंटाकल्स होते हैं टू कैच देयर प्रे एंड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द प्रे। इस तरीके से इसको टेंटाकल्स होते हैं। दे हैव मरीन हैबिटेट, मरीन मीन्स सी वाटर में ही हमें दिखता है। और ये जो इनके टेंटाकल्स होते हैं दीज आर प्रोवाइडेड विद द निडोब्लास्ट विच आर यूज टू सीक्रेट अ टॉक्सिन्स। और ये जो टॉक्सिन्स हैं दिस टॉक्सिन विल पैरालाइज द बॉडी ऑफ द प्रे। ओके, समझ में आ गया? इस तरीके से आपको बाकी के जो दिए हुए हैं एक्सरसाइज में वो आपको पूरे लिखकर उसे कंप्लीट करना है।